नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। ममता बनर्जी ने हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका मन बता रहा था कि वो इस जीत को हार को पचा नहीं पा रही है। क्षमा चाहें, हार तो किसी की हो, लेकिन वो जीत के प्रति आश्वस्त थी। और ऐसे में हार मिले, वो भी इतनी बड़ी हार कि खुद चुनाव हार जाए, तो फिर दिमाग काम करना भी बंद कर जाएगा आदमी की। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, सूरत उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से की। अभी आपने देखा केरल में चुनाव हो रहा था, तो तेजस्वी यादव प्रचार कांग्रेस के खिलाफ करने गए। अगर बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर जो काम किया लालू प्रसाद जी ने, तेजस्वी यादव ने, वो कांग्रेस के साथ ना किया होता तो इतना बुरा हश्र बिहार में भी नहीं होता। हरियाणा में भी कांग्रेस आपस में सिर फुटबॉल नहीं किया होता तो चुनाव वहां भी नहीं हारते। महाराष्ट्र में भी सीटों को लेकर ना आपस में लड़े होते और कहा कि हम आपसी मिलकर भी लड़ लेंगे, एक एक सीट पे तीन तीन उम्मीदवार, वहां वही काम महाराष्ट्र में हुआ, वही हरियाणा दिल्ली में भी बिहार में भी हुआ कि हम आपसी मिलकर लड़ेंगे। 10 सीटें तो दोनों के ही उम्मीदवार थे। फ्रेंडली फाइट। इसके बाद ये फ्रेंडली फाइट खत्म नहीं हुई और बंगाल तक चली गई। उधर उनकी सिंगल फाइट हो गई कि हमें तंत्र से, मंत्र से, विधा से, धन से, बल से, जन से, मन से हमें सरकार बनानी है। और उन्होंने सारी प्रयोग कर लिए लगातार। ऐसा आखिर इस देश में क्या बदलाव हो गया कि 2024 में जो देश नरेंद्र मोदी को नकारते हुए 240 सीटों पर ले आता हो, जिसमें 50 से ज्यादा सीटें बेईमानी, जुगाड़, धमपटई से जीती गई हो, वो देश एकाएक करवट बदल गया। और 24 में हरियाणा के चुनाव के बाद बम्पर जीत, बम्पर जीत। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, बंगाल, सब क्या बदल गया, क्या दे दिया देश की जनता को। इस चीज को समझेंगे और हम समझेंगे कि हारने के बाद ही पूरे विपक्ष को राहुल सोनिया क्यों याद आते हैं। सर देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शायद देश के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से इनकार कर रही है हारने के बाद। हमारे संसदीय लोकतंत्र में एक परंपरा रही है कि हार को सादगी से, विनम्रता से स्वीकार किया जाता है। सत्ता परिवर्तन बड़े स्मूथ तरीके से हमारे यहाँ होते रहे हैं। इंदिरा गांधी चुनाव हारी, उन्होंने सत्ता की चाबी सौंप दी मोरारजी देसाई को और छोड़ दिया राजपाट। 1980 में जनता पार्टी हारी, उन्होंने सत्ता का रास्ता छोड़कर इंदिरा गांधी को दोबारा कुर्सी सौंप दी। राज्यों में फेरबदल होते ही रहते हैं। देश में बहुत कम राज्य होंगे जहां सत्ता परिवर्तन न हुए हों इस तरह से। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने या उसकी पार्टी ने इस तरह से ऐलान किया हो कि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। अब इसके कारणों की तरफ अगर आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट है कि ममता बनर्जी अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहती। केरल में पिनरई विजयन ने अपनी हार स्वीकार कर ली, एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु में स्वीकार कर ली, बहुत शालीनता से इस्तीफा देकर चले गए। ममता बनर्जी का मामला इसलिए अलग है कि उनके राज्य में केंद्र सरकार के इशारे पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने और पूरी एजेंसियों ने जो कुछ किया है वो अब देश के सामने है। देखिए, तमिलनाडु या केरल में कोई 80-90 लाख वोट नहीं काटे गए थे। वहां ऐसा नहीं हुआ था कि 38 लाख लोग, 34 लाख लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हों, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो ट्रिब्यूनल के पास जाइए। उसके बाद मात्र 1607 मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार मिला हो। 27 लाख लोग ऐसे जिनकी बहुत मामूली कमियां थी, जैसे पिता और पुत्र की आयु में अंतर, उसके लिए एक अंग्रेजी का शब्द गढ़ा गया है कि कौन सी वो अनियमितता है। ऐसे छोटे छोटे कारण थे जिसके चलते मतदान से क्या है सर, शब्द भी बड़ा अजीबोगरीब है, कहने में भी नहीं समझ में आती है। हाँ, वो थोड़ा सा अजीब सा शब्द है, ठीक।
डिस्क्रिपेंसी ऐसा कुछ है, हाँ। हम तो अंग्रेजी पढ़े नहीं है ज्यादा। तो कुल मिलाकर अंत में जो 27 लाख लोग वोट डालने से वंचित रह गए, उनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट था, शिव कुमार जी। अब पासपोर्ट तो बहुत आसानी से नहीं बनता। आप ये मान सकते हैं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस जुगाड़ से बनवा सकते हैं, हो सकता है वोटर कार्ड भी आप बनवा लें, लेकिन ड्राइविंग पासपोर्ट तो बहुत कठिनाई से बनता है। पुलिस वेरिफिकेशन होगा, थानेदार सिपाही घर पर आएगा जांचने। ऐसे ऐसे भी मतदाता थे जिन पर पासपोर्ट था और उन्हें नागरिक ही नहीं माना गया। तो 27 लाख लोगों को वोट से ऐसे वंचित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि हार जीत का अंतर अगर इन वंचित लोगों से कम है तो फिर इस पर पुनर्विचार होगा। अब ममता बनर्जी पर आ जाते हैं। ममता बनर्जी खुद जितने वोटों से चुनाव हारी हैं, उनके अपने विधानसभा सीट में कितने वोट काटे गए, आंकड़े सामने हैं। शायद 1 लाख से ज्यादा मतदाताओं को वोट डालने से वंचित कर दिया गया। इसलिए उनका दावा है कि 100 सीटों पर चुनाव आयोग की मदद से, मशीनरी की मदद से बीजेपी ने वोट चोरी की है, टीएमसी को हरवाया है। अब उनके आरोपों में कितनी दम है, इसके लिए एक दो बातें और जान लीजिए। अभिषेक बनर्जी ने प्रेस के सामने कहा है कि 100 विधानसभा क्षेत्रों में दोपहर 3-4 बजे के बाद से उनके जो काउंटिंग एजेंट्स थे उन्हें मार भगाया गया। खुद ममता बनर्जी को कलकत्ता में किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें लात मारी है, उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा था, उनके पास वैध आइडेंटिटी कार्ड था। ये सारी चीजें देश ने देखी हैं। अब आते हैं उस संवैधानिक पहलू पर कि वे इस्तीफा न देने की रट क्यों लगाए। इसका एक तो यह है कि अपने प्रदेश, अपने मतदाताओं, अपने समर्थकों को भी ये मैसेज देना चाहती हैं कि उन्होंने घुटने नहीं टेके हैं। मोदी शाह की मनमानी के खिलाफ आज भी वे खड़ी हैं, ताल ठोक कर लड़ाई लड़ने को तैयार है। संवैधानिक स्थिति इसकी यह है कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 7 मई को खत्म हो रहा है। स्वाभाविक रूप से जब विधानसभा अपने अस्तित्व में नहीं रहेगी तो मुख्यमंत्री भी पद पर नहीं रहेगा। लेकिन इसमें एक तकनीकी पेच और है। कोई भी व्यक्ति बिना विधायक रहे 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है। नीतीश कुमार राज्यसभा में पहुंच गए थे, बहुत दिनों तक इस्तीफा नहीं दिया, विधानसभा छोड़ चुके थे बिहार की। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी चुनाव हारने के बाद ही तो बात बिल्कुल अभी जो है, अभी जो मुख्यमंत्री है वे हार कर मुख्यमंत्री बने रहे, फिर उपचुनाव लड़े, फिर बने, उन्होंने भी पद नहीं छोड़ा। लेकिन इसमें यह है कि राज्यपाल उन्हें बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लग सकता है। फिलहाल जो विधानसभा का निर्वाचन हुआ है उसके नतीजों को निलंबित रखा जा सकता है। कई सारे विकल्प हैं, लेकिन अंततः ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के ऐलान से ये सूरत और शक्ल तो नहीं बदलेगी कि वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। अब ये हो सकता है कि ममता बनर्जी कहें कि ठीक है, सदन में बहुमत साबित करे बीजेपी, पहली ही बैठक में 7 दिन का समय राज्यपाल औपचारिक रूप से जो भी समय दें, 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीजेपी को। आज या कल में, मेरी जानकारी में नहीं है कि अभी तक कोई विधायक दल की बैठक हुई है बीजेपी की, राज्यपाल को कोई 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगी सर। हाँ, उससे पहले वहां के प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, वो कर दिए। जेपी नड्डा भी उनके साथ रहेंगे। नहीं, लेकिन एक वो असम जाएंगे, वो असम जाएंगे। तो अभी बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा, फिर वो राज्यपाल को चिट्ठी देगा कि हम सरकार बनाने के लिए प्रस्तुत हैं। लेकिन इस पूरी लड़ाई में अगला जो चरण है, इस्तीफा तो उनका देना न देना कोई बहुत मायने नहीं रखेगा, लेकिन ये एक पॉलिटिकल गेम है। हो सकता है वे विधानसभा घेर कर बैठ जाएं, राज्यपाल के आवास को घेर लें, कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश से बुला लें, लेकिन इससे ये संकट तो नहीं टलेगा कि बीजेपी सत्ता में नहीं आए। अब उन्हें अगली जो लड़ाई लड़नी है उसके लिए उन्हें इंडिया गठबंधन की याद आई है, जिस पर हम बात आज करेंगे। अभी अब उन्हें सोनिया गांधी याद आ गई। उनका वीडियो सुनवा देते हैं पहले छोटा सा। बिल्कुल सुनवा।
am grateful to all my India team's leaders. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance. They said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong for the next days. Akhilesh requested me to come today itself, but I said you come better tomorrow. So he's coming tomorrow. And one by one everybody will come. And then I told you that my target is very clear. I will strengthen the India team just like a small person. And now I don't have any chair, so I am a commoner. So you cannot tell me that I am using your chair. I am now free bird. I gave full life for service to the people. Even these 15 years, I have not withdrawn one paisa. देखिए, उन्होंने सोनिया गांधी से नाम गिनाना शुरू किए हैं, सारे विपक्षी नेताओं के नाम गिना दिए कि इन सबके फोन आए। अखिलेश यादव तो तत्काल उसी दिन मिलने आना चाह रहे थे और उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप कल आइए। हमारे दर्शक जिस समय ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक हो सकता है अखिलेश यादव बंगाल पहुंच जाएं। लेकिन आज ममता बनर्जी ये कह रहे हैं कि अब मैं फ्री बर्ड हूं, एक आजाद पंछी हूं, पार्टी और बंगाल की सेवा के लिए, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम करूंगी। थोड़ा सा अतीत में झांक कर देखें तो ये याद करना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन के ताबूत में कील ठोकने का काम अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया तो उसमें पहला नाम ममता बनर्जी का आएगा, फिर अरविंद केजरीवाल का आएगा। आज भी इंडिया गठबंधन के नाम पर अगर कोई नेता साथ खड़े हुए हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं, तो राहुल गांधी के साथ हैं अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, उद्धव ठाकरे। लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद को हेमंत सोरेन भी सत्ता में भी साझेदार हैं अभी। लेकिन ममता बनर्जी ने कितने दिनों बाद इंडिया गठबंधन शब्द का इस्तेमाल किया है, जरा आप याद करके बताइए शिव कुमार जी। नहीं, उन्होंने लोकसभा में ही हयात्या मचा दी जब ये लोगों ने सोचा था कि 2 सीटें ही दे दें वो कांग्रेस को बंगाल में, तब भी वो एग्री नहीं हुई। तो आज वे जिस दशा में पहुंची हैं, आज उन्हें इंडिया गठबंधन नाम की नाव नैया पार लगाने के लिए दिख रही है। इसे डुबोने वाली भी तो वही है। संयोजक का नाम जब चल रहा था तब उनकी हठधर्मिता, बैठकों में न आना, बैठक में प्रधानमंत्री पद के दावेदारी को लेकर बहस मुबाहिसा करना, उन्होंने कोई कोर कसर नहीं रखी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नाम मात्र को वे गठबंधन में थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को तो जरा भी अंगूठा रखने की जगह नहीं दी पश्चिम बंगाल में। तो आज उन्हें इसलिए याद आ रही है सोनिया गांधी और राहुल गांधी और ये सारे नेता, क्योंकि वे बंगाल में बर्बादी के कगार पर पहुंची हैं। ठीक है, वे सत्ता में नहीं है, उनके पास पर्याप्त सीटें आई हैं, लेकिन 5 साल बहुत लंबा समय होता है। इन 5 सालों में मोदी, शाह और बीजेपी उनकी क्या गत करेंगे अपने उनके राज्य में। उनके विधायक और सांसद कब तक उनके पाले में खड़े रहेंगे, ये भगवान ही जानता होगा या मोदी, शाह जानते। कितने लोग दल बदल करके बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ममता कितने दिनों तक सत्ता के न रहने पर, सत्ता का सूत्र, सत्ता का धागा न रहने पर कब तक अपने लोगों को साथ रख पाएंगी, इसकी गारंटी उनके खुद के पास नहीं होगी। इसलिए अब उन्हें इंडिया गठबंधन याद आ रहा है, इसलिए अब वे राहुल गांधी को याद कर रही हैं। और राहुल गांधी पर तो हम बात करेंगे ही, उन्होंने जो स्टेट्समैनशिप दिखाई है, बड़प्पन दिखाया है, उस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन इन सब लोगों ने क्या किया है। ममता बनर्जी पर थोड़ा सा और 1-2 मिनट ले लें। ममता बनर्जी जब पहली बार चुनाव लड़ी बंगाल में कांग्रेस के साथ, उसके साथ गठबंधन बनाकर सत्ता में आई 2011 में, मात्र 1 साल के अंदर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि कांग्रेस को चलता कर दिया गठबंधन से। उसके बाद भूले से कांग्रेस का साथ नहीं लिया।
तीन बार लगातार चुनाव जीतती रही, तब कांग्रेस की याद नहीं आई। आज जिन राहुल गांधी का नाम ले रही हैं, गुहार लगा रही हैं, उन राहुल गांधी के बारे में उनकी टिप्पणी भी एक बार बहुत आपत्तिजनक आई थी, जो राहुल की छवि के खिलाफ थी। तो अब जब उनकी नाव डूब रही है, तब उन्हें पतवार दिखाई दे रही कि इस तरफ से इंडिया गठबंधन को साथ ले लो, तेजस्वी, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अब सब याद आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं रखी थी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में। एनडीए गठबंधन के साथ अटल जी की सरकार में रही, तब कांग्रेस का भला याद नहीं आया। आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी यहां तक अगर पहुंची है, रिकॉर्ड तोड़ संख्या में सीटें जीती हैं, सरकार बना रही है, तो इसमें बहुत सारा योगदान ममता बनर्जी का खुद का भी है। उन्होंने क्या कम जमीन मुहैया कराई है बीजेपी? इसलिए अब ये इंडिया गठबंधन के उन तमाम नेताओं का बड़प्पन है कि इतना सब होते हुए भी उनके साथ खड़े हैं। वरना कोई भी याद दिला सकता है कि आप तब कहां थी, तब कहां थी, तब कहां थी, और ममता बनर्जी पर कोई जवाब नहीं होगा। तो और चलिए, चुनावी जमीन तो छोड़ दीजिए, लोकसभा राज्यसभा में जब जब नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ी, टीएमसी के सांसदों ने मोदी और बीजेपी की सरकार की मदद की। तमाम अवसरों पर, विधेयक, कानून पारित होते समय, किसी प्रस्ताव पर मतदान के समय ऐसा कदम उठाया, ऐसा स्टैंड लिया जिससे बीजेपी और उनकी सरकार को लोकसभा राज्यसभा में मदद मिले। तब तो कांग्रेस और राहुल गांधी याद नहीं आए। फिर भी अगर इसे पॉजिटिव नोट पे देखें तो ये इंडिया गठबंधन के लिए शुभ संकेत है कि ममता बनर्जी के चुनाव हारने से कुनबा एक बार फिर एक होने जा रहा है। जी शिव कुमार सर, ठीक है और अच्छी बात है। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में भी कई चीजें लिखी हैं, मैं चाहूंगा कि उन पर भी बात की जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। देखिए, राहुल गांधी ने जो लिखा है वो अपने आप में भारत की राजनीति में एक अनूठी मिसाल है। भारत की राजनीति में इस वक्त, खास तौर से मोदी के आने के बाद, जिस तरह से वैमनस्यता, आपस में प्रतिस्पर्धा उस सीमा तक जिसमें बिल्कुल शत्रुता का भाव हो, दुश्मनी एकदम, ऐसे राजनीतिक माहौल में राहुल गांधी ममता बनर्जी को ट्रोल करने वालों, उनकी खिल्ली उड़ाने वालों, टीएमसी की हार पर खुश होने वालों के खिलाफ खड़े हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। इसे स्टेट्समैनशिप कहते हैं। ये पॉलिटिशियन से ऊपर की चीज है, स्टेट्समैन, जैसे पंडित नेहरू के लिए कहा जाता था। राहुल गांधी ने क्या लिखा है हमारे दर्शकों को हम बता दें। उन्होंने पहली लाइन में ही लिखा है, सम इन दी कांग्रेस एंड अदर आर ग्लोटिंग अबाउट टीएमसी लॉस। उन्होंने कहा है कि कुछ हमारी कांग्रेस में भी, उन्होंने अपनी पार्टी को भी नहीं छोड़ा। देखिए, अद्भुत बात है। वे लिख रहे हैं, हमारी कांग्रेस में भी कुछ लोग और बहुत सारे लोग बाहर टीएमसी की हार की खिल्ली उड़ा रहे हैं, उसका मजा ले रहे हैं। फिर आगे वे लिखते हैं, असम बंगाल में एक पैटर्न था जो भारतीय लोकतंत्र को तबाह करने की ओर बढ़ रही बीजेपी का किया धरा है। और फिर वह आगे लिखते हैं, तुच्छ राजनीति को एक तरफ कीजिए, ये एक पार्टी और दूसरी पार्टी का मसला नहीं है, ये देश का मामला है। आप सोचिए कितनी गंभीर बात है। पुट पेटी पॉलिटिक्स असाइड, दिस इज नॉट अबाउट वन पार्टी और अनदर, दिस इज अबाउट, तिरंगा झंडा लगाया, ये देश का मुद्दा है। ये बहुत बड़ी बात है जो राहुल गांधी टीएमसी और ममता बनर्जी के मारे हुए हैं। उसकी राजनीति के चलते राहुल गांधी को पिछले कई सालों में कई तरह के झटके लगे हैं, बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया ममता बनर्जी की वजह से। फिर भी वे ममता और टीएमसी के सम्मान के लिए खड़े हैं और अपनी पार्टी के लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं कि ममता की खिल्ली मत उड़ाइए, इसमें आनंदित मत होइए, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये सवाल एक पार्टी का नहीं है, ये सवाल देश का है। ये बड़प्पन अगर किसी राजनेता में है तो आप ये मानकर चलिए कि आगे चलकर अब येन केन प्रकारेण
हर तरीके से बाकी पार्टियों को राहुल गांधी को या कांग्रेस को अपना नेता मानना ही पड़ेगा। और एक अंतिम वजह इसमें जोड़ दें कि आज 2024 के आंकड़ों पर नजर आप डालेंगे तो कौन है सबसे बड़ी पार्टी का नेता? संसद में विपक्ष की जितनी सीटें हैं उसमें 100 सीटों के सांसदों वाली पार्टी का मुखिया कौन है? लोकसभा में लीडर अपोजिशन कौन है? 29 सीटों वाली ममता बनर्जी और 100 सीटों वाले राहुल गांधी। अल्टीमेटली नेतृत्व तो सबसे बड़ी पार्टी के हाथ में ही रहेगा। और अंतिम बात, क्या टीएमसी या ममता बनर्जी चुनाव के समय प्रधानमंत्री होने का पद के लिए दावेदारी कर रहे थे? उनके समर्थक डेरेक ओब्रायन, कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा, ये सब लोग बढ़ चढ़कर दावे कर रहे थे अगली बार दिल्ली की बारी है, ममता बनर्जी दिल्ली पर चढ़ाई करेंगी, वे प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे सशक्त दावेदार हैं। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है, क्या टीएमसी और ममता बनर्जी अखिल भारतीय स्तर की नेता हैं? अपने राज्य से बाहर कितने राज्यों में उनकी पकड़ है? क्या बंगाल के बाहर टीएमसी के सांसद, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य हैं? अगर नहीं है तो क्या भविष्य में 2029 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी पूरे देश में 10-20 सांसद जितवा सकती हैं? उनकी पार्टी के टिकट पर कितने सांसद चुनाव जीत जाएंगे? कितने अन्य राज्यों में उनकी सरकार है? कांग्रेस की तो आज की तारीख में 4 राज्यों में सरकार हो गई, 3 दक्षिण के और 1 हिमाचल प्रदेश। झारखंड में साझेदारी है, जम्मू कश्मीर में साझेदारी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। दक्षिण में चौथे राज्य में भी सहयोगी दल के रूप में हो जाएंगे जहां तक लग रहा है। नहीं, फैसला कर लिया है कांग्रेस पार्टी ने, वो विजय की पार्टी के साथ, टीवीके के साथ तमिलनाडु में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर जिस पार्टी के पास 6 राज्यों में सरकार होगी, 4 में अपनी, 2 में साझेदारी की, उसके नेता को नेता मानेंगे कि ममता बनर्जी जो अपने ही राज्य में हार चुकी हैं? इसलिए अंततः डूबती नैया को तिनके का सहारा समझकर अब वे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन नाम के तिनके को पकड़ने की कोशिश में हैं। ये सचमुच में इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं की सदाशयता है कि वो उनका साथ देने को तैयार हैं। अब अगले 48 घंटे 72 घंटे में कलकत्ता पर नजर रखना होगी, कोलकाता पर, कि वहां और क्या दृश्य सामने आते हैं, क्योंकि इस वक्त जो हिंसा हो रही है वो सारा देश और दुनिया देख रही है। कौन लोग हैं उन्हें भी पहचाना जा सकता है, मोदी जी के शब्दों में, कपड़ों से पहचानिए। जी शिव कुमार, झंडे से भी पहचान सकते हैं सर, वो तो झंडे से भी पहचान सकते, बिल्कुल झंडे लेके चल रहे हैं। लेकिन सर बस यही हम तो कहेंगे कि इतने फोर्स के बावजूद जो 6 महीने को रोका गया और उसके बाद मारपीट की घटना, आगजनी की घटनाएं नहीं रुकी, तो फिर इस फोर्स की क्या जिम्मेदारी थी? केवल वोट लूटना, केवल वोट को इधर से उधर करना, या फिर वहां हिंसा, बलवा और मारपीट रोकना? ये दर्शक हमें जरूर बताएं ताकि हम भी अपने को समझ सकें कि आखिर सेना या अर्धसैनिक बल का काम क्या होता है। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।